तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली वी नीड अ टैक्सोनॉमी। हमें जरूरत महसूस होती है बेटा यहाँ पर अरेंजमेंट के लिए, और अरेंजमेंट को ही बोला जाता है यहाँ पर टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो करेंगे बट उसका कोई प्रिंसिपल होता है, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका एक मैकेनिज्म होता है, उसका एक तरीका होता है हमारे पास यहाँ पर। एंड द टैक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय A.P. कैंडोले। A.P. कैंडोले ने बच्चे ये टर्म यहाँ पर इजाद करी थी, टैक्सोनॉमी टर्म की। एंड हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस क्लास, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कार्लोस लीनियर। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी? हु इज द फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी? एंड द आंसर इज संतापन या सेंटापेन, जो मर्जी आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ही इज द फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, यानी हम लोग साइंटिफिक तरीके से बेसिक यहाँ पर क्या करेंगे, ऑर्गेनिजम्स को बच्चों अरेंज करने की कोशिश करें। ठीक है भाई, हम यहाँ पर उनको अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे पास इतनी सारी लाइफ है, जो हमारे पास सारा का सारा ओके वही। So there are some basic elements of characteristics. Sorry, classification, taxonomy. There are some basic elements of taxonomy. टैक्सोनॉमी के कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार। इसमें सबसे पहली जरूरत चीज आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होगी, जब कैरेक्टरिस्टिक्स पता होगी तभी तो हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद वी नीड टू आइडेंटिफाई देम, जरूरत महसूस हुई आइडेंटिफिकेशन। और फिर आया सिस्टम नोमेनक्लेचर का, और नोमेनक्लेचर के बाद में हुआ हमारे पास क्लासिफिकेशन। तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया, जैसे मान लीजिए कि नोमेनक्लेचर का सिस्टम आया था, तो सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम आया, फिर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम आया, देन बाद में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम आया। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम बेसिकली बताया था उसके बारे में गैस्पर्ड बोहिन ने, बट इसको तरीके से सिस्टमैटिकली सबसे पहले यूज किया था कार्लोस। मान लीजिए जैसे कि ह्यूमन, ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है सबको पता है, दैट इज द होमो सेपियंस। ठीक है, मैं कहता हूँ पोटैटो, पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम क्या है? आलू, दैट इज द सोलनम ट्यूबरोसम। मैं कहता हूँ व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ पी? दैट इज द फाइजम। बताइए। तो हमने तो क्या देखा कि किसी भी चीज का जो भी बायोलॉजिकल नेम होता है साइंटिफिक नेम, दो चीजों से मिलकर के बना है। ये यहाँ पर फर्स्ट नेम सेकंड नेम, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, फर्स्ट नेम सेकंड नेम। अब जो फर्स्ट नेम होता है वही मेरा कहलाता है जीनस, और सेकंड नेम कहलाता है स्पीशीज। जीनस को ही यहाँ पर बोला गया है जेनेरिक नेम, जीनस इज कॉल्ड द जेनेरिक नेम, और स्पीशीज को बोला गया यहाँ पर स्पेसिफिक एपिथेट। स्पीशीज को ही स्पेसिफिक एपिथेट बोला जाता है। और हमारे पास 1.7 टू 1.8 मिलियन नॉन स्पीशीज है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सो द ऑर्गेनिजम्स, अगर कोई कहता है स्पीशीज क्या है, so the organism which are in a group and capable to do interbreeding and producing fertile organism वो स्पीशीज कहलाती है। देखो हमारे पास दुनिया भर के प्लांट्स हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ, and they are denoted by their common name also, with different types in different places. So how we will identify particular organism?
then that's the reason behind it we need a nomenclature system. हमें जरूरत महसूस हुई यहाँ पर nomenclature system की. nomenclature से मतलब होता है basically it is a standard manner to define a name. Got it? तो आइडेंटिफिकेशन हुआ, देन उसके बाद नोमेनक्लेचर हुआ, और नोमेनक्लेचर कौन सा हुआ हमारे पास यहाँ पर? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. देयर इज अ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ठीक. अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बेसिकली हम लोग यहाँ पर जब इसके बारे में बात करेंगे तो प्रपोज तो क्या था गैस्पर्ड बोहिन ने, बट हु इज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम? कार्लोस ली. गैस्पर्ड बोहिन बेसिकली हर एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अबाउट द नोमेनक्लेचर एंड दैट. तो ल्यूनियस ने गैस्पर्ड की बेसिकली सारी बुक्स को स्टडी किया, जितने भी उसकी आर्टिकल्स थे उनको स्टडी किया, और उससे कुछ करेक्शंस करके उसने बाइनोमियल सिस्टम दे दिया. ठीक है. लीनियस ने भी कुछ कुछ किताबें लिखी थी, जैसे उसने बुक लिखी थी स्पीशीज प्लांटेरम, जहां पर उसने बेसिकली प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के बारे में जिक्र किया था. ठीक है. और 1 मई 1753 की बात है, 1 मई 1753. और जिस दिन ये नोमेनक्लेचर किया था तो उससे पहले जितने भी नाम रखे गए थे उन सबको रिजेक्ट किया गया था, और उसके बाद वाला सिस्टम जो था वो आगे हमारे पास यहाँ पर बच्चों कॉन्टिन्यू हुआ. उसके बाद इन्होंने एक बुक और लिखी, सिस्टेमा नेचुरे. इसमें एनिमल्स के साइंटिफिक का जिक्र किया गया अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम. 1 अगस्त 1758. तो एनिमल्स को छोड़ करके किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेट पूछे तो 1 मई 1753 ही वैलिड होती है. अब बहुत सारे एनिमल्स का नाम भी ना रिजेक्ट किया गया, लेकिन जो कुछ कुछ एनिमल्स थे जो इंडिया के थे उनका नोमेनक्लेचर को छोड़ करके बाकी सब जगह रिजेक्ट कर दिए और नए तरीके से नोमेनक्लेचर. और इसका क्या रीजन है मुझे नहीं पता, और ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ नोमेनक्लेचर ऐसे थे जहां पर किसी किसी ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दोनों सेम थे. जैसे अगर मैं बात करता हूँ कोबरा, कोबरा स्नेक होता है हमारे पास, तो उसका नाम है नाजा. नाजा जी, जैसे इसका नाम राजा नाजा नाजा है. एक और हमारे पास एग्जांपल है रेटस रेटस है. ठीक है. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जहां पर हम लोगों का फर्स्ट नेम और सेकंड नेम सेम. चलिए कोई इशू नहीं. अब हमने देखा कि प्लांट्स का नाम रखने के लिए हमारे पास जो कैटेगरी है वो है ICBN, और दूसरी तरफ है ICZN. ICBN मतलब कि इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जो प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो एनिमल्स के नेमिंग के लिए नोमेनक्लेचर के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है. मैं लिख के देता हूँ, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. दूसरे का नाम बिल्कुल सेम है, बस बॉटनिकल की जगह यहाँ पर आ जाएगा जूलॉजिकल. ठीक है. तो ICBN के बारे में बात करूं या ICZN के बारे में बात करूं, तो देखो ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जैसा NCERT में लिखा है. तो ICBN का ये फुल फॉर्म है. अब एक इसना क्वेश्चन आ रखा है इसके ऊपर, पहले आगे बात करने से पहले एक बात बता दूं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा है जिसमें 4 है NCERT में, और NCERT 2006 में प्रिंट हुई थी दोस्तों. सो बिकॉज 4 इन फुल फॉर्म इज मिसप्रिंट, दैट्स द वाई टू करेक्ट द मिसप्रिंट. हमारे पास एक एग्जाम होता था नीट का मेडिकल का AI-52 जो 2007 में था, उसके क्वेश्चन में फॉर्म में ICBN का फुल फॉर्म पूछा था. तो क्वेश्चन था कि ICBN स्टैंड्स फॉर व्हाट, ICBN की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन था इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर दोस्तों. तो मैं इसको रेड पेन से मार्क कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ. तो इंटरनेशनल कोड 4 की जगह ऑफ था इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. तो दिस इज द राइट आंसर. 4 उसमें था ही नहीं. ठीक है. तो मिसप्रिंट था, इस वजह से बात मैं बता रहा हूँ. अब ये ICBN है क्या? बेसिकली देखो कुछ कुछ टीचर बताते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लांट्स का नोमेनक्लेचर करती है. जी नहीं, ऐसा ICBN कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. हम देखते हैं कि ICBN बेसिकली बुक है. तो कभी भी किसी भी चीज का जब नोमेनक्लेचर होता है तो वो इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर लिस्ट हो जाती है. मान लो किसी और साइंटिस्ट ने बुक की वहां पर क्या कर दी, किसी और प्लांट की नोमेनक्लेचर कर दिया,
और हमने देखा कि वो तो उसमें ऑलरेडी लिस्टेड है, तो रिजेक्ट हो जाता है भैया, पहले से ही उसके अंदर यहाँ पर ही हमारे पास क्या है, लिस्टेड है। तो आईसीबीएन बुक सबसे पहले 1961 में पब्लिश हुई थी बच्चों, ठीक है। और इसमें कहा गया था कि अगर कोई भी साइंटिस्ट किसी भी प्लांट का नोमेनक्लेचर करेगा तो उसे आईसीबीएन बुक की रूल्स को फॉलो करना ही होगा। इसके अलावा इस बुक में ये भी बोला था कि अगर आईसीबीएन बुक में कोई करेक्शन या मिसिंग है तो उसके बारे में उसको लोगों को बताए, रिपोर्ट करे। तो सारी करेक्शन करने के बाद 1975 में हम देखते हैं कि आईसीबीएन का रिवाइज्ड सिस्टम जो है पब्लिश किया गया था। और हर 6 ईयर्स पर हम देखते हैं कि हर 6 साल के अंदर आईसीबीएन बेसिकली रिवाइज्ड होती है बेटा, ठीक है। तो लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम इजाद किया था 1753 में, जैसा कि मैंने बताया। और 1961 में जो आईसीबीएन बुक पब्लिश हुई थी उसमें इसका जिक्र था। तो यानी कि समझो कि लीनियस को बाइनोमियल को आईसीबीएन लाने के अंदर कम से कम 207 साल लग गए, ठीक है। कई बार ऐसा होता था कि किसी साइंटिस्ट ने कोई नोमेनक्लेचर किया, अब वो उस बुक के अंदर पहले तो ढूंढो कि नोमेनक्लेचर है भी या नहीं, अरे ये तो बता रखा नहीं मिला, ढूंढते ढूंढते पता चला लास्ट पेज मिल गया, ओ शिट ये तो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है ना। तो ये सब इश्यूज थे, ये सारी चीजें वहां पर उससे रिलेट थी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके कुछ रूल्स बता देता हूँ मैं। आईसीबीएन के हमारे पास क्या होते हैं बेटा, रूल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट नेम होता है तो उसका कैपिटल लेटर होता है, सेकंड नेम जो होता है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, और ये इटैलिक में लिखा होता है, कभी भी कैप में नहीं होता, स्टेट में होता है। यहाँ पर जनरली आप स्टेट में लिख दो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जब प्रिंटिंग में आता है तो इटैलिक में लिखा होना चाहिए हल्का सा, तो इस वजह से बात है यहाँ पर, और इसका कोई इशू। चलिए ठीक है, ये बात मेरे पास समझ में आ गई। नोमेनक्लेचर हो गया, क्लासिफिकेशन करने लग गए। और जब हम क्लासिफिकेशन करने लगे तो क्लासिफिकेशन मैंने किस तरीके से किया था, इन कन्वीनियंट कैटेगरी। हम क्लासिफिकेशन करेंगे बच्चों किसके अंदर, कन्वीनियंट कैटेगरी के अंदर अरेंज करेंगे। और इसी कन्वीनियंट कैटेगरी को ही बोला जाता है बेसिकली टैक्सा। दिस इज कॉल्ड द टैक्सा। तो जब हम इनको यहाँ पर क्लासिफाई करने लगे तो based on the characteristics of all living organisms can be classified into different taxa, and the process of classification is called the taxonomy। उसी को taxonomy बोला। तो यहाँ पर हम क्या क्या चीजें देखिए, टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या चीजें आती है, किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। एक तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, डेवलपमेंटल प्रोसेस हमारे पास वहां पर किस तरीके से है, ठीक है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनिज्म की वो भी हमारे पास होनी चाहिए। तो बेसिकली सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट होगा ऑर्गेनिज्म, और जब सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट होता है उसी को सिस्टेमेटिक्स बोला गया। तो हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बेस पे इनको यहाँ पर क्लासिफाई किया। जैसे सबसे पहले तो आ गया है स्पीशीज। स्पीशीज लेवल पे क्लासिफाई किया हमने यहाँ पर, ठीक है। स्पीशीज के बाद आता है जीनस, फिर है फैमिली, ऑर्डर, क्लास, और क्लास के बाद आते हैं हमारे पास, देखो या तो फाइलम आएगा। फाइलम बेसिकली हम लोग यूज करते हैं प्लांट्स के लिए और डिवीजन एनिमल्स के लिए। और देन उसके बाद आता है किंगडम। तो मैं देखता हूँ कि किस तरह का चार्ट बन जाता है। अब हम लोग जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम लोग देखते हैं बेसिकली कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो सिमिलैरिटीज होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज बेसिकली यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज डिक्रीज होती है ऑन मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे। लेकिन अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ टेक्सोन लेवल पे ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज बढ़ रही है। दोबारा सुन लो, एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है कि इफ यू आर मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप देन सिमिलैरिटीज डिक्रीज, सिर्फ इतना लिखा है। लेकिन वहां पर मेंशन करना पड़ेगा और मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे। मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे कैसे, देखिए अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्या हम में और डॉग में यानी कुत्ते में कोई फर्क है, बहुत फर्क है देखा जाए तो। अब हम देखेंगे स्पीशीज लेवल पे तो बहुत फर्क है, लेकिन अगर मैं किंगडम लेवल पे आता हूँ तो हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग भी एनिमल है और कुत्ता जो है डॉग है वो भी क्या है, एनिमल। तो यानी कि किंगडम यानी टेक्सोन लेवल पे सिमिलैरिटीज बढ़ रही है।
लेकिन मॉर्फोलॉजिकली देखें अगर इस किंगडम के अंदर दोनों को डालते तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है ना, ये इंसान है ये कुत्ता है, बिल्कुल जी हाँ, बहुत क्लियर सी बात है। ठीक है, तो यानी कि इफ यू आर मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप देन सिमिलैरिटीज इंक्रीज ऑन टैक्सोन लेवल बट सिमिलैरिटीज डिक्रीज ऑन मॉर्फोलॉजिकल लेवल, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर वो डिक्रीज होती है हमारे पास। ठीक है भाई, ये बात सभी को समझ में आ। तो क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप नहीं है, बेसिकली इट इज अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स की हायरार्की है, अरेंजमेंट है, रैंक की, कैटेगरी की। So these ranks, that these taxa are unit of classification, and categories are part of taxonomic arrangement. So this arrangement is called the taxonomic hierarchy. Got it? So now we need to go study all units of categories that are essential for classification. सबसे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों से स्पीशीज के बारे में। तो देखिए स्पीशीज क्या है बेसिक। तो स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स which having similar fundamental characters और features, जिसके अंदर कुछ similar fundamental characters है, features है, यानी a group of members which can interbreed, जो आपस में interbreed कर सकते हैं और survive कर सकते हैं, वो species कहलाती है। और species level पे हम देखते हैं कि सब अलग अलग होते हैं। देखिए कैसे किस तरीके से, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए मैंगो है, तो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, दैट इज द मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, ये जीनस हो गया, ये हमारे पास स्पीशीज है। मैं बात करता हूँ पोटैटो के बारे में, दैट इज द सोलानम ट्यूबरोसम, तो इसकी स्पीशीज ट्यूबरोसम, इसकी है इंडिका। मैं बात करता हूँ लॉयन के बारे में, इसका बायोलॉजिकल नेम पैंथेरा लियो। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्या स्पीशी लेवल के इनके अंदर, स्पीशी लेवल पे क्या इनके अंदर कोई सिमिलैरिटी है? जी नहीं, इनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है स्पीशी लेवल पे। तभी तो मैंने बोला स्पीशीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो स्पीशीज बेसिकली ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है हैविंग सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टर्स और फीचर्स, को हमारे पास यहाँ पर स्पीशीज कहलाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द, चलिए स्पीशीज के बारे में तो हमने देखा कोई भी सिमिलैरिटी नहीं। अगर मैं आता हूँ यहाँ पर जीनस लेवल पे, समझना आप जीनस क्या होता है। तो जीनस बेसिकली असेंबलेज ऑफ स्पीशीज, ये स्पीशीज की असेंबली है हैविंग सिमिलर फीचर्स, जिनके अंदर सिमिलर फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं देखता हूँ यहाँ पर, अगर आपको बताता हूँ जैसे कि आलू के अंदर और बैंगन के अंदर, ठीक है, हैव डिफरेंट स्पीशीज लेकिन उनका जीनस बिल्कुल सेम है। कैसे? देखिए पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम सोलानम ट्यूबरसम, जबकि ब्रिंजल का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? सोलानम निलोमजेला। तो मैंने क्या देखा, स्पीशीज दोनों की अलग अलग है लेकिन जीनस इन दोनों का क्या है यहाँ पर, सेम है। अब देखिए मैं स्पीशीज से जब ऊपर बढ़ रहा हूँ जीनस लेवल पे, समझने की कोशिश करेगा इस बात को। मैंने बोला कि जब ऊपर जाते हैं तो टैक्सोन लेवल पर सिमिलैरिटीज बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पर जीनस क्या है, टैक्सोन है, तो ब्रिंजल का जीनस सोलनम और पोटैटो का जीनस सोलनम दोनों इसी कैटेगरी के अंदर है, यानी दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज बढ़ी जीनस लेवल पर। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, मॉर्फोलॉजी लेवल पे इनके अंदर डिफरेंसेस है। आलू कितना गोरा, बैंगन कितना, ठीक है जी, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे ना ये आलू है बैंगन है, यानी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, पर टेक्सोन लेवल पे इनके बीच में सिमिलैरिटी है क्योंकि दोनों का जीनस यहाँ पर सेम है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर इसी का। मान लीजिए मैं बात करता हूँ लॉयन की। लॉयन का बायोलॉजिकल नेम आपने देखा यहाँ पर पैंथेरा लियो, इसका बायोलॉजिकल नेम यहाँ पर क्या है बच्चों, पैंथेरा लियो। अब हमें तो ना सारे सेम सेम से लगता है, लॉयन है टाइगर, हमें नहीं पता चलता, लेकिन टेक्निकली अलग है। टाइगर होता है पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है जी, पैंथेरा टाइग्रिस। उसके बाद में बात करता हूँ लेपर्ड। लेपर्ड का होता है बायोलॉजिकल नाम पैंथेरा पार्डस। ठीक, अब देखिए लॉयन कौन सा होता है, जो
येलो कलर का होता है जिसपे काली काली धारियां होती है ना, वो होता है टाइगर। लॉयन वो होता है जिसकी दाढ़ी होती है, जिसको हम बब्बर शेर बोलते हैं। और लेपर्ड कौन होता है? तेंदुआ होता है, समझे? लेपर्ड कौन होता है हमारे पास यहाँ पर? तेंदुआ होता है। चीता जो होता है वो पैंथर होता है। तो अंतर है इन सब के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इनकी सबकी स्पीशी लेवल पे हमने देखा कि सारे के सारे डिफरेंट, ऑब्वियसली बात डिफरेंट है भी, लेकिन जीनस लेवल पे इनके बीच में सिमिलैरिटीज है। यानी कि अगर हम इनको मॉर्फोलॉजिकल बेसिक पे देखें तो हम देखें बहुत इसके आइडेंटिफाई कर लेंगे। शेर वो है, टाइगर वो है जिसके ऊपर शेर जिसको हम बोलते हैं, या बाघ बोलते हैं, शेर नहीं बाघ, है ना। बाघ अलग होता है शेर, तो बाघ यानी जो पीला होता है जिसपे काली पट्टियां होती है। शेर यानी सिंह जो होता है वो जिसकी दाढ़ी होती है, ठीक है। और तेंदुआ जो होता है हमारे पास वो कौन सा होता है, जो आपने मोगली में देखा होगा, बगीरा। और चीता वो होता है जिसके ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन जीनस लेवल पे इनके बीच में सिमिलैरिटी है, स्पीशी लेवल पे कुछ सिमिलैरिटी नहीं है। यानी जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, टेक्सोन लेवल पे सिमिलैरिटीज बढ़ रही है। देखो टेक्सस जीनस सेम है, बट मॉर्फोलॉजिकली इनके अंदर यहाँ पर क्या है बच्चों, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे हम देखते हैं कि इनके अंदर यहाँ पर डिफरेंसेस होती है। अब मैं आपसे बात करता हूँ फैमिली के बारे में, ठीक। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में बता दी। चलिए अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ यहाँ पर फैमिली के बारे में। देखिए जब फैमिली के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या देखा, देखो अभी आ, ठीक है, फैमिली के बारे में बात करता हूँ। अब आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि बिल्ली शेर की मौसी होती है ना। अगर बिल्ली शेर की मौसी है तो पक्की बात है भाई उसकी फैमिली मेंबर। लेकिन बिल्ली और शेर में क्या मुकाबला, दूर दूर तक कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है, जी हाँ बिल्कुल पक्की बात है, ठीक है। कहाँ बिल्ली और कहाँ शेर, लेकिन उसकी मौसी है तो पक्की बात है कि यहाँ पर फैमिली। फैमिली का मतलब समझिए, यानी असेंबलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर कैरेक्टर्स बट लेस कॉमन फैक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। कैसे? देखिए अब यहाँ पर पैंथेरा मेरे पास क्या है, जेनेरिक नेम है किसका, लॉयन का, टाइगर का और लेपर्ड का। बट इट, अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, सबकी डिफरेंट स्पीशीज है, ऑल हैव डिफरेंट स्पीशीज, लेकिन जीनस तो सबका सेम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी फैमिली के बारे में बात करता हूँ तो इनकी फैमिली का नाम है यहाँ पर बच्चों पेरिडी, ठीक है। इनकी फैमिली का नाम यहाँ पर क्या है, इनकी फैमिली का नाम है पेरिडी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कैट के बारे में तो देखिए कैट का बायोलॉजिकल नेम है बच्चों यहाँ पर फेलिस कैटस, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल नेम यहाँ पर क्या है, फेलिस कैटस। यानी कि जीनस भी अलग है और स्पीशीज भी अलग है, लेकिन मैं इसकी फैमिली के बारे में बात करता हूँ, फैमिली इसकी भी क्या है बच्चों, सेम है। यानी कि स्पीशीज लेवल पे, जीनस लेवल पे कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन टैक्सोन लेवल पे जब हम ऊपर जाते हैं तो फैमिली लेवल पे सिमिलैरिटीज बढ़ गई। लेकिन टैक्सोन लेवल पे, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर ही लोगे कि बिल्ली है या शेर है, ठीक है। चलिए अब हम उससे बात करते हैं ऊपर ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर डॉग के बारे में और बात। अब हमारे पास यहाँ पर डॉग है, ठीक है। जब मैं डॉग के बारे में बात करता हूँ तो इसकी फैमिली का नाम होता है कैनिडी। देखो इसका बायोलॉजिकल नाम होता है कैनिस ल्यूकस। जीनस लेवल पे, स्पीशी लेवल पे कोई सिमिलैरिटी, इसकी फैमिली पेरिडी है और इसकी फैमिली यहाँ पर कैनिडी है। यानी कि फैमिली लेवल पे भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है। लेकिन जब मैं ऊपर चला गया यानी कि ऑर्डर लेवल पे मैं चला जाता हूँ तो हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है। यहाँ पर दोनों का ऑर्डर यहाँ पर है मेरे पास कार्निवोरा, समझे।
दोनों का ऑर्डर यहाँ पर क्या है, कार्निवोरा। कैट एंड डॉग आर इन सेम ऑर्डर, कार्निवोरा। जबकि दोनों की फैमिली अलग अलग है, इसकी पैलिडी है और इसकी कैनिडी है। यानी फैमिली लेवल पे कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन जब ऊपर गए ऑर्डर लेवल पे, यानी टैक्सॉन ऑर्डर है, तो टैक्सॉन लेवल पे सिमिलैरिटीज बढ़ रही है। लेकिन मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सिमिलैरिटीज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर लेवल पे भी सिमिलैरिटीज बढ़ गई टैक्सॉन लेवल पे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर। ये हमारे पास ऑर्डर हो गया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्लास के बारे में। इतना पढ़ाने के बाद जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं वो सारे नोट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। एवरीवन नीड टू गो थ्रू दीस नोट्स। उसके अंदर आपके 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स प्रीवियस ईयर्स, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नीट के, मेडिकल एंट्रेंस के भी और एकेडमिक के। ठीक है, तो हम क्लास के बारे में बात करते हैं। देखो, जब मैं क्लास के बारे में बात करता हूँ, क्लास मतलब कि असेंबलेज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, जिनका ऑर्डर सिमिलर। अब अगर मैं बात करता हूँ, देखो हमारे ऑर्डर का क्या नाम है। हमारे ऑर्डर का नाम होता है, मैंने 10th में ही पढ़ाया, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा 10th में। देखिए, हमारे ऑर्डर का नाम होता है प्रीमेटा। तो प्रीमेटा बेसिकली एक ऑर्डर है। अब ये किसके ऑर्डर का नाम है जी? मोंकी है, गोरिल्ला है। ठीक है, और हम लोग काउंट होते हैं मैमल्स में। मैं यहाँ पर ह्यूमंस भी लिख सकता हूँ। मैमल्स हमारी क्लास का नाम है, हमारी क्लास का नाम होता है मैमेलिया। ठीक है, आगे बात आएगी। तो इन सब का ऑर्डर यहाँ पर क्या है, देखो प्रीमेटा। सबका ऑर्डर क्या है यहाँ पर? प्रीमेटा। ह्यूमन से लिखता हूँ, हमारे ऑर्डर का नाम भी प्रीमेटा है। डोंकीज है, चाहे गोरिल्ला हो, चाहे ह्यूमन हो, लेकिन हमारी क्लास का नाम है यहाँ पर मैमेलिया। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमारा ऑर्डर हो गया प्रीमेटा और इनका ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा। तो कैट एंड डॉग, ये किसका होता है? कैट का है, डॉग का है। और भी लोअर कैटेगरी के कुछ एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर काउंट होते हैं। टाइगर वगैरह भी है, गाय भैंस भी आते हैं। तो ये कार्निवोरा इनके ऑर्डर का नाम है। हमारे ऑर्डर का नाम प्रीमेटा, इनके ऑर्डर का नाम कार्निवोरा। तो ऑर्डर लेवल पे कोई सिमिलैरिटी है? कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। लेकिन जब एक लेवल पे ऊपर चले गए तो हमारी क्लास का नाम भी मैमेलिया है और इनकी क्लास का नाम भी मैमेलिया है। तो मैमल्स बेसिकली वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और वो दोनों ही है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि क्लास लेवल पे फर्दर सिमिलैरिटीज बढ़ चुकी है बच्चों। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ फाइलम के बारे में, तो फाइलम बेसिकली यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए, डिवीजन यूज किया जाता है प्लांट के लिए, और किंगडम होते हैं हमारे पास 5 तरीके के, मैंने आप लोगों को बताया है। जिसमें हमारे पास आते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमल, है ना। ये हमारे पास 5 तरीके के किंगडम रहेगी। So this is all about the diversity. This is all about the classification. This is all about the taxonomy, taxonomy hierarchy, systemics, लिविंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैसी कैसी चीजें होती है। और जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं ह्यूमंस के बारे में, तो हमारा बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। तो होमो जीनस है, सेपियंस हमारी स्पीशीज होती है। क्लास आपको पता चल गई हमारी क्या है, मैमेलिया है। हमारा ऑर्डर जो होता है वो प्रीमेटा है। हमारी फैमिली जो होती है वो होमिनाइड है। हमारा फाइलम है कोडेट्स, और किंगडम हमारा एनिमेलिया हो। चलिए, अब हम लोग क्या देखते हैं, देयर आर सम टैक्सोनॉमिकल एड्स। भाई जैसे अब क्लासिफिकेशन हो गया, वेरी गुड। अब क्लासिफिकेशन के बाद अगर मुझे किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है ना, किसी प्लांट की, एनिमल्स की, तो ऐसा तो नहीं मैं जंगलों में जाकर के 2-2 3 3 महीने रहूंगा, वहां पर उनको मॉनिटरिंग करूंगा। देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ ऐसे म्यूजियम्स है, कुछ ऐसे सिस्टम्स है, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर मुझे हर एक के स्पेसिफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल सकता है, जिनको हम टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जू के बारे में। जू यानी चिड़ियाघर, जिसको आप बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क। तो आपको क्या लगता है, जू जो है, चिड़ियाघर है, वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं? जी नहीं।
जू एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर एनिमल्स को, जानवरों को रखा जाता है, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है जो बाहर से, जहां पर कुछ स्पीशी ऐसी है जो खतरे में है या उनके शिकारी है, ठीक है, या दूसरे प्रीडेटर उनका शिकार करके उनको ला करके वहां पर रखा जाता है। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं वहां पर इनकी प्रॉपर केयर होती है, इनकी मॉनिटरिंग होती है, इनकी फूड हैबिट, सारी चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है, मॉनिटरिंग होती है, तो खर्चा पानी निकालने के लिए टिकट रख के आप चिड़ियाघर में घूम रहे हैं। तो जू एक ऐसी जगह है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जाकर के हम किसी भी स्पेसिफिक एनिमल्स की चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका हैबिट, उसका पैटर्न, उठने का, बैठने का, सोने का, खाने का, पीने का, रिप्रोडक्शन का, सारी चीजों का। तो हमें वहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप मॉनिटर करो, आप अपने नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ गई। अब उसके बाद एक चीज और आती है यहाँ, अब आते हैं मेरे पास हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? तो हर्बेरियम बेसिकली जैसे लाइब्रेरी होती है, बुक लाइब्रेरी होती है, आप गए वहां पे, आपने कार्ड इशू कराया, बुक निकाली, बुक पढ़ी, वहां पे रख, ठीक इसी तरीके से हर्बेरियम। तो हर्बेरियम में क्या होता है बेसिकली, जो लीव्स होती है प्लांट्स की लीव्स दी हम लोगों ने, और उसको सुखा करके, ड्राई करके, प्रेस करके उसको चिपकाया जाता है। वहां पे कौन सा पेड़ है, उसके फाउंडर का नाम क्या, उसका इंग्लिश लोकल नेम, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड वहां पर लिखी, ठीक है। तो हर्बेरियम वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो हमें उनकी स्पेसिफिक कैटेगरीज का पता चलेगा। आप अपनी फाइल बनाइए, नोट्स बनाइए, प्रोजेक्ट बनाइए, वहां पे दोबारा से उसको रखिए। चलिए, तो हर्बेरियम होता है ये हमारे पास, ठीक। उसके अलावा फिर आता है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन होते बेटा, जैसे दिल्ली के अंदर ओखला में, ये सॉरी, ग्रेटर नोएडा साइड में जाते हैं, मेट्रो भी जाती है बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, गार्डन होता है, वहां पर बहुत सारे अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे होते हैं, उनके ऊपर लेवलिंग होती है बकायदा पूरी प्रॉपर। क्या जी, मान लीजिए यहाँ पर ये पेड़ है, ठीक है, और इस तरीके से इसके ऊपर एक नेम प्लेट टांग देते हैं जहां पर उसका नाम लिखा होता है, और बाकी कुछ कुछ छोटी बहुत कैटेगरी लिखी होती है। तो बॉटनिकल गार्डन में हमें वहां पर अलग अलग टाइप के प्लांट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे ऊटी में बहुत पॉपुलर बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉपुलर गार्डन है ऊटी का, मैंने बताया। तो बॉटनिकल गार्डन में हमें उन प्लांट्स की इंफॉर्मेशन, इसी तरीके से म्यूजियम्स होते हैं। तो म्यूजियम में जो स्केलेटन होते हैं, जो भी फाउंडिंग पार्ट्स होते हैं, वो रखे होते हैं, उनकी डिटेलिंग वहां पर होती है, ठीक है, ये चीजें हैं। और मुगल गार्डन बॉटनिकल गार्डन तो नहीं है, वो तो घूमने फिरने के लिए है और दूसरे पर्पज के लिए है, ठीक है, वो अलग चीज है। ये बात मैंने बताई है। उसके अलावा फिर आता है जूलॉजिकल पार्क, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसके अंदर की। देखो की क्या होता है, की में क्या होता है, दो चीजों को कंपैरिजन में रखा जाता है, ठीक है, दो चीजों को कंपैरिजन में रखा जाता है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कहलाती है लीड। तो ये इसकी लीड, इसकी लीड, इसकी लीड, इसकी लीड, इसकी लीड, इसकी लीड। मान लीजिए दो चीजें रखती है, एक तरफ लाल मिर्च, एक तरफ हल्दी, ठीक है, और खुदा ना खास्ता आपके चोट लग जाती है, आपको दोनों में से एक चीज यूज करनी है, तो आप क्या यूज करेंगे, लाल मिर्च यूज करेंगे? जी नहीं, आप हल्दी यूज करेंगे, क्योंकि उसकी लीड में लिखा है कि उसके अंदर मेडिसिनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। और ये बात पूरी धरती पे इंडिया ने ही बताई है हल्दी के बारे में, बाकी यहाँ पर तो मैंने एग्जाम्पल लिया हल्दी, लाल मिर्च, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी बातें लिखी होती है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उस बेसिस पे हम एक को सेलेक्ट करते हैं और एक को रिजेक्ट करते हैं, हमें किस पर्पस के लिए चाहिए, किस पर्पस के लिए हमारे को वो यूज करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमिकल हेड्स, ये चैप्टर 1 के बारे में हम लोगों ने बातें करी है। और बस यही बातें हैं चैप्टर 1 के बारे में, ठीक है। बाकी जो भी टर्म्स है, जो भी चीजें, वो सारी फैक्चुअल डाटा की बातें हैं फिर अब इस चैप्टर से।